आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हमने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन पेश किया आपके बीच में, और इस तुलनात्मक मूल्यांकन की पहली कड़ी कल आपके सामने पेश की थी, और उसके जो रूप हैं वो आप पहले एपिसोड में देख सकते हैं। आज हम बातचीत करें कि उसके आगे ये जो पूरा का पूरा सीन बन रहा है, राहुल बनाम नरेंद्र मोदी। हमने बात यहां खत्म की थी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लोगों की लोकतांत्रिक चेतना में गिरावट आई है, और यही लोकतंत्र की सबसे सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जनता की लोकतांत्रिक चेतना में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षय सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, नरेंद्र मोदी कितनी सीटें जीतते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र के लिए समर्पित है और लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो ये देखा जाना चाहिए कि जनता के बीच में लोकतांत्रिक चेतना का विकास हुआ है या ह्रास हुआ है। तो पिछले 10 साल में ये एक चीज नोटिस की गई कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जनता में लोकतांत्रिक चेतना का ह्रास हुआ है। अब आप मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मिसेस गांधी भी थी सत्ता में, और सत्ता में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के बाद जब उन्होंने इलेक्शन की घोषणा की, तो जनता में कैसी लहर थी? जनता में लहर थी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, लोकतंत्र के लिए। सारे नेता जेल में बंद थे, कोई मीडिया विपक्ष के साथ नहीं था, लेकिन जनता में लोकतांत्रिक चेतना थी, क्योंकि आपातकाल में कम से कम जनता की, या इंदिरा गांधी के आपातकालीन शासन ने जनता की लोकतांत्रिक चेतना को नष्ट नहीं किया था। और यह एक बहुत बड़ा अंतर था। आपातकाल में बहुत कुछ नुकसान हुआ लोकतांत्रिक संस्थाओं का, लेकिन लोकतांत्रिक चेतना जनता की उसकी अवनति नहीं हुई थी। लेकिन यहां तो एक उल्टी स्थिति क्रिएट की गई है। नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 10 साल में सिस्टमेटिकली कहने के लिए ओपन डेमोक्रेसी है, लेकिन जनता के लोकतांत्रिक चेतना को एकदम रोक दिया गया है। आप उसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, आप उसे गोदी मीडिया की भूमिका कह सकते हैं, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन में लोकतंत्र का क्षय हुआ है। लोकतंत्र के पक्ष में सोचने और बोलने की लोगों के अंदर भावना और क्षमता घटी है, और ये भावना और क्षमता उन लोगों में ज्यादा घटी है जो कि शहरी मध्य वर्ग में आते हैं, शिक्षित लोगों में आते हैं। और यही वजह है कि शहरी मध्य वर्ग और शिक्षित लोगों का समुदाय बड़ी संख्या में आज भी नरेंद्र मोदी का भक्त है। हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट इस बात की पुष्टि करते हैं। हरियाणा में जो शहरी मध्य वर्ग है, शहर के लोग हैं, उनमें बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट मिला है। ये कह सकते हैं कांग्रेस से डबल वोट मिला है। आपातकाल में यह स्थिति नहीं थी। आपातकाल में स्थिति यह थी कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे आपातकाल से, उत्तर भारत के, उन इलाकों में बुरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी। आज स्थिति है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, भयानक बेरोजगारी है, लेकिन मध्य वर्ग के अंदर, शहरी मध्य वर्ग के अंदर, शिक्षितों के अंदर नरेंद्र मोदी का नशा एकदम सर पर चढ़ा हुआ है। और ये इस बात का सबूत है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इनके प्रति जनता में चेतना घटी है, उसका ह्रास हुआ है।
एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से सोचना चाहिए, वो ये कि बार बार ये कहते हैं ना कि संविधान की संवैधानिक चेतना होनी चाहिए, संविधान की चेतना हमारी जनता में है। मैं बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब कोई भाषणबाज नेता पैदा हो जाता है और वो भाषणों से ही जनता को ठगना शुरू करता है, तो संवैधानिक चेतना गायब हो जाती है। भाषणबाज के हमले संवैधानिक चेतना को रोक देते हैं। भारत में यही हुआ है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि भाषणबाज का एक साइड इफेक्ट यह भी होता है कि वह संवैधानिक चेतना को रोक देता है। हमने कई अच्छे डेमोगॉग भाषणबाज देखे हैं। ये भाषणबाज जब भी हमले शुरू करते हैं डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, तो संवैधानिक चेतना एकदम कोलैप्स कर जाती है लोगों की। नरेंद्र मोदी ने तो यही एक आधार चुना अपने विकास का। उन्होंने संवैधानिक जो मूल्य थे, डेमोक्रेटिक जो मूल्य थे, उन्हीं पर सबसे पहले हमले शुरू किए। क्योंकि ये एक अनुभव है कि भाषणबाज के हमलों का सामना करने की संवैधानिक चेतना वाले लोगों में क्षमता नहीं होती। हम हिटलर के भाषण देख चुके हैं। हिटलर ने भाषण दे दे के जनता को एकदम बजरबट्टू बना दिया, एकदम ठग लिया। भाषणबाज नेता होते हैं, वे लोकतांत्रिक चेतना का अपहरण करते हैं। इस चीज को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको राहुल गांधी की महत्ता और सत्ता समझ में आएगी। राहुल गांधी भाषणबाज नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी भाषणबाज नेता, और भाषणबाज नेता जब हमलावर होता है तो वह सबसे बड़ा काम यह करता है, सबसे बड़ी क्षति यह करता है कि वह आपकी संवैधानिक चेतना का अपहरण कर लेता है। और यह चीज स्वयं में राहुल गांधी की डेमोक्रेसी के पक्ष में बहुत बड़ी ताकत है कि वे कम से कम डेमोगॉग नहीं है। भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन डेमोगॉग नहीं है। यह माना गया है। हमारे यहाँ तो ये डेमोगॉगी पढ़ाई नहीं जाती, लोग जानते नहीं है। और बहुत सारे जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, एमए हैं, बीए हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, सोशियोलॉजी के हैं, हिंदी के हैं, ये तमाम किस्म के जो प्रोफेसरान हैं, इनकी भी स्थिति यह है कि इनके यहां कभी डेमोगॉगी पढ़ाई नहीं जाती। तो ये जो भाषणबाज नेता होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डेमोगॉग कहते हैं, ये भाषणबाज नेता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। एक अन्य चीज है जो कि इस बीच में उभर के आई है। अभी आप 2 दिन की घटनाएं देख रहे हैं, कनाडा के साथ में हमारे संबंध लगातार खराब होते चले गए और अब एकदम पीक पर है। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में खुल के कह चुके हैं कि हमने तो अपने शत्रुओं को उनके देश में घुस के मारा। उन्हें मालूम नहीं था कि एक प्रधानमंत्री का ये बोलना कितना खतरनाक है। उनके भाषण यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो अपनी वो बहादुरी को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि वो कितने बहादुर हैं। अरे प्रधानमंत्री बहादुर नहीं होता। प्रधानमंत्री गुंडों की भाषा नहीं बोलता कि मैंने दुश्मन को घर में घुस के मारा। यह भाषा उसकी नहीं होती। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान का जो टॉप ब्यूरोक्रेट है, जो नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी व्यक्ति और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है, उसके खिलाफ अमेरिका में केस, वहां से नोटिस जारी हुआ उसके लिए। भारत के लिए कभी
किसी भी अधिकारी के लिए नोटिस जारी नहीं हुआ। डोभाल साहब के लिए नोटिस जारी होना कोर्ट का, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की चीज है। एक आतंकवादी की हत्या के प्रसंग में कनाडा के साथ हमारे संबंध का टूटना, कनाडा के दो बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसरों का यह कहना कि हमारे पास प्रमाण है कि 30 बड़े क्रिमिनल ऑफिसर, ये वो अब आरोप लगा रहे हैं। तो अब विदेश नीति में अपराधीकरण, ये तो एक नई चीज है। दो में से एक चीज सही हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था कि हमने अपने दुश्मन को घर में घुस के मारा, पाकिस्तान में मारा या कनाडा में मारा, क्या जरूरत थी ये बयान देने की? और एक अग्रवाल साहब तो पकड़े गए, बंद है, चेकोस्लोवाकिया से बुला के वो अमेरिका में बंद किए गए। जब पंजाब में आतंकवाद पीक पर था, जब नॉर्थ ईस्ट में लाल डेगा का आतंक पीक पर था, तब भी भारत सरकार ने यह हरकत नहीं की। भारत सरकार के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई कि भारत सरकार के लोग बाहर जाके कभी किसी पर हमले करते हैं। आपके यहां सिख जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वे आतंकवादी हैं, लेकिन वहां वे ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी नहीं है। कनाडा में वहां वे नागरिक हैं, वहां के वे सिविल राइट्स के वे एक तरह से स्पोक्समैन है। दिक्कत यह है, कनाडा कोई भारत का हिस्सा नहीं है, अमेरिका कोई भारत का हिस्सा नहीं है कि अमेरिका जो है वो भारत की डिक्टेट माने। तो नरेंद्र मोदी पर जब हम विचार करें और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर जब विचार करें तो यह देखें कि विदेश नीति का एक तरह से में जो अपराधीकरण का एलिमेंट आ रहा है, वो एलिमेंट बहुत चिंता की चीज है और खतरनाक चीज है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत के किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में कभी कोई लीगल नोटिस अमेरिका में जारी नहीं हुआ पिछले 75 साल में। कभी किसी सरकार की यह हिम्मत नहीं पड़ी को प्रेस ब्रीफिंग दे और यह कहे कि भारत के 30 अपराधी यहां पर लोगों की हत्या में शामिल हैं। तो शर्मनाक है हमारे लिए। वो लोग केस कर रहे हैं लोगों के ऊपर, नामजद केस कर रहे हैं, प्रमाण के साथ केस कर रहे हैं। भारत सरकार मैनिपुलेट करना जानती है, भारत सरकार उसका खंडन नहीं कर सकती। भारत सरकार को सख्ती से अपने इस ये जो अपराध का एलिमेंट विदेश नीति में आ रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। अंततः मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप इजरायल की विदेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इजरायल की विदेश नीति में मोसाद आपराधिक हमलों के लिए विदेश में जाता रहा और क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करता रहा है। पुतिन की डिक्टेटरशिप ये क्रिमिनल तरीकों का विदेश नीति में इस्तेमाल करती रही है। अमेरिका अपनी विदेश नीति में इसका इस्तेमाल करता है, भारत नहीं करता रहा है। भारत का यह पहलू नहीं है कि वो विदेश नीति में अपराधियों का इस्तेमाल करे या अपराध की दृष्टिकोण का इस्तेमाल करे। हमारे लिए विदेश नीति कूटनीति की जगह है, क्राइम की जगह नहीं है। हम अपने दुश्मन को कूटनीति के जरिए परास्त करेंगे। जनरल सिंह भिंडरावाले को और उनके पूरे पूरे खालिस्तान के पूरे नेटवर्क को कांग्रेस ने पूरी दुनिया में आइसोलेट किया, पूरे पंजाब में जमीदोज करके रख दिया। एक शिकायत भारत सरकार के खिलाफ कनाडा ने दर्ज नहीं की थी। तो आप अगर एक लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल का आप सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे ये आप जाने, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं सीधे, और वो साधारण आरोप नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
सवाल यह है कि आप विदेश नीति में अपराधीकरण, अपराधी एलिमेंट का आना, क्राइम का आना, विदेश नीति कूटनीति की जगह थी, वो क्राइम की जगह नहीं थी। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र को किधर ले जाना चाहते हैं? राजनीति और कूटनीति से लोकतंत्र को निकाल के अपराध नीति और अपराधीकरण की दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर यह लक्ष्य है तो अब भगवान ही मालिक है। नरेंद्र मोदी का भी भगवान मालिक है, बीजेपी का भी भगवान ही मालिक है, और राम जी ही न्याय करेंगे। न्याय तो होगा, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं होगा। लोकतंत्र में अपराधीकरण और अपराध नीति, इनका कोई स्थान नहीं है, वो चाहे विदेश नीति हो चाहे गृह नीति हो। गृह नीति में पहले भी अपराधियों की मदद लेते रहे लोग। सरकार अपने तरीके से बहुत सारे ऐसे काम करती रही जो अपराध की कोटि में आते हैं, लेकिन विदेश नीति में अपराध और अपराध की नीति शामिल नहीं थी। विदेश नीति में हमने कूटनीति और कूटनीति के जरिए देशों को अपनी राय के करीब लाने की कोशिश की और टेररिस्टों को आइसोलेट किया। टेररिस्टों को आइसोलेट करके ही हम आगे बढ़े, पंजाब में शांति लौटी। टेररिस्टों को आइसोलेट करके ही नॉर्थ ईस्ट में शांति लौटी। लाल डेंगा का आतंक था, लेकिन इसके लिए लाल डेंगा के ऊपर ब्रिटेन में हमले नहीं किए गए। लाल डेंगा के लोगों के ऊपर कातिलाना हमले कराने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा नहीं था पहले गुंडे नहीं मिलते थे। जो चीज समझने की है वो ये कि हमारे यहां कूटनीति में राजनीतिक शिरकत, देशों की राजनीतिक शिरकत, अपनी राय के करीब उन्हें लाना, और देश के अंदर लोकतंत्र में लोगों की शिरकत को बढ़ाना, अपराधियों को बढ़ाना नहीं। हम अगर जीतना चाहते हैं चुनाव, तो हम अपराधीकरण करके या अपराधियों का इस्तेमाल करके या माफिया का इस्तेमाल करके, हम अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या करते हैं, तो ये तो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ये डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है। हमें साधारण आदमी की शिरकत पर जोर देना चाहिए, न कि अपराधियों की शिरकत पर जोर देना चाहिए। दिक्कत यहीं पर है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में बुनियादी फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी अपराधियों की शिरकत और अपराध नीति की शिरकत को बढ़ावा देना चाहते हैं। राहुल गांधी कूटनीति और आम साधारण नागरिक की राजनीतिक शिरकत पर को बढ़ाने पर जोर देना चाहते हैं, और यह बुनियादी फर्क है, और इससे नई डेमोक्रेसी की महक आप सूंघ सकते हैं। एक अन्य चीज है, नरेंद्र मोदी किसके लिए भाषण देते हैं? आपने कभी नरेंद्र मोदी के भाषणों में कभी किसी पूंजीपति पर अटैक नहीं सुना होगा। हाँ, पूंजीपतियों की गिरफ्तारी करके वो धन वसूली का एक तरीका उन्होंने निकाल लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। कहने के लिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो किसके लिए भाषण देते हैं? नरेंद्र मोदी के भाषण का दायरा और जिसको वो संबोधित होते हैं, जिसके हितों को वो संबोधित होते हैं, वे एलीट लोग हैं, वे संत और महंत हैं, जो कल्ट गुरु है वे हैं और उनके अनुयायी हैं। नरेंद्र मोदी जिनको भाषण देके उत्तेजित करते हैं, ये वे लोग हैं जो शाखा मृग हैं, जो आरएसएस की शाखा में और आरएसएस के जो विभिन्न संगठन उनमें काम करने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी साधारण जनता के लिए और साधारण जनता के हितों के पक्ष में खड़े होकर कभी भाषण नहीं देते। राहुल गांधी इसके विपरीत,
इन लोगों के दायरे के बाहर जाके आम जनता को एड्रेस करने वाले मसले उठाते हैं और आम जनता को एड्रेस करते हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी सवाल या भाषण देते हैं तो किसके लिए भाषण देते हैं? सुनती जनता है, लेकिन भाषण किसके लिए दिए जा रहे हैं? भाषण दिए जा रहे हैं एलिट लोगों के लिए, संत महंतों के लिए, उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते, उन लोगों के लिए जो क्रिमिनल हैं, उन लोगों के लिए जो बाहुबल पर विश्वास करते हैं। तो बाहुबलियों को जीतो, जनता को नहीं। जनता तो वोट डालेगी, जनता को तो बाहुबली लाएंगे हाँक के। एक अन्य चीज है जो कि बहुत बड़ी चीज है। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के पहले हमारे पास में एक व्यापक लोकतांत्रिक स्पेस था। आप याद कीजिए निर्भया कांड को। निर्भया कांड पर दिल्ली में कितना भयानक आंदोलन हुआ। याद कीजिए अन्ना हजारे के आंदोलन को, कितना व्यापक आंदोलन हुआ। दिल्ली पूरी भरी हुई थी आंदोलनों से। कहां गया वो स्पेस? आज दिल्ली में किसान आना चाहते हैं, पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं किसान आने के लिए, लेकिन दिल्ली में किसान नहीं, दिल्ली में किसी को भी रैली करने की अनुमति नहीं देते नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र की खूबी यह है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक स्पेस का विकास होता है, पब्लिक स्पेस का विकास होता है, जहां पर कि जनता अपने को गोलबंद कर सके, एकजुट कर सके, अपनी राय रख सके, आंदोलन कर सके। जहां यह सार्वजनिक स्पेस का ज्यादा विकास होता है तो उससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी समृद्ध हो रही है। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद, बीजेपी के विभिन्न राज्यों में शासन में आने के बाद लगातार सार्वजनिक स्पेस घटता चला गया है। आप जुलूस निकालिए दिल्ली में, मालूम पड़ा जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनके ऊपर 4 केस आ गए। ये कौन सा तरीका है? ये लोकतंत्र में कौन सा तरीका है लोगों को लीगल टेररिज्म का शिकार करना? नरेंद्र मोदी ने कानूनी आतंकवाद का सहारा लेते लोकतंत्र के सार्वजनिक स्पेस को खत्म किया है। और ये अगर मुझसे पूछे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक अपराध है। ये सार्वजनिक स्पेस, लोकतंत्र का स्पेस जनता ने संघर्ष के जरिए हासिल किया था। ये किसी कारपेट हाउस की खैरात में नहीं मिला था। ये अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़के ये सार्वजनिक स्पेस हासिल किया था, लेकिन आज वो सार्वजनिक स्पेस आपके हाथ से छीन लिया गया है। तो बार बार राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बार बार लोगों से मिल रहे हैं, कभी वो कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, आपको दिखाई देते हैं, कभी वो किसी शेड्यूल कास्ट के घर चले गए, कभी किसी कचौड़ी वाले के यहां चले गए, कभी किसी टिकिया पकौड़ी वाले के यहां चले गए, अचानक वो सड़क पर चले गए। ये जो जाना है, किस बात के लिए जाना है? ये क्यों जाना है? ये सार्वजनिक स्पेस खत्म हो रहा है। ये संकेत है इस बात का। ये जो तमाम बड़ी न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, वो इसलिए निकाली कि सार्वजनिक स्पेस जनता के लिए बेहद जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। सो लोकतंत्र के लिए पहला बड़ा काम है सार्वजनिक स्पेस के निर्माण का, जो कि सार्वजनिक स्पेस नरेंद्र मोदी ने छीन लिया था। राहुल गांधी ने अपने तरीके से ये जो न्याय यात्रा और दूसरे किस्म के जो फॉर्म अडॉप्ट किए, उसमें उन्होंने सार्वजनिक स्पेस बनाने की कोशिश की। ये तमाम किस्म की रैलियां, पद यात्राएं, ये दूसरे इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ उन्होंने की। तेजस्वी यादव अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं। एक और चीज है, बहुत ही अद्भुत चीज है। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद एक तो एक सार्वजनिक जीवन में जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसका क्षय हुआ है। लोगों का जो लोकतांत्रिक मन था उसका भी क्षय हुआ है। तो
व्यक्ति का जो आंतरिक स्पेस है वो भी डेमोक्रेसी के लिए अब संकुचित हो गया है, छोटा हो गया है। तो लोकतांत्रिक आंतरिक स्पेस का क्षय और लोकतांत्रिक सार्वजनिक स्पेस का क्षय, ये दो बड़े फिनोमिना उभर के आए हैं। वो बार बार जो राहुल गांधी कहते हैं कि डरिए मत, डरिए मत, क्यों कहते हैं वो? कि जो आंतरिक स्पेस डेमोक्रेसी के लिए तैयार करना, वो पदयात्रा कर रहे हैं वो इसलिए लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक स्पेस तैयार करना। ये जो सार्वजनिक स्पेस और आंतरिक स्पेस, ये दोनों चीजें डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में पिछले 10 साल में इन दोनों चीजों पर सबसे अधिक हमले किए। और उन्होंने सबसे खतरनाक काम यह किया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज थी उनको एकदम बुलडोज किया। तो अब ये चुनौती है, जब तक वो सरकार में नहीं आती है कांग्रेस या इंडिया अलायंस, तो ये सार्वजनिक संस्थानों को, उन संवैधानिक संस्थानों को उनकी गरिमा प्रदान करना, उनकी स्वायत्तता प्रदान करना, उनको संवैधानिक अधिकार प्रदान करना, ये एक बड़ी लड़ाई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपराध किया है राजनीतिक तौर पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नाम की एक संस्था है जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यूएनओ के मानवाधिकार संगठन ने उस संस्था की मान्यता 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के जो पैमाने होते हैं उसके अनुसार काम नहीं करता। अब आप सोचिए, भारत में कभी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को यूएनओ के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कभी सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो 2 बार लंबी अवधि के लिए सस्पेंड हो चुका है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत जरूरी चीज है, ये जो भाषणबाज नेता होते हैं, अटल जी बहुत अच्छा भाषण देते थे, नरेंद्र मोदी उससे भी अच्छा भाषण देते। ये जो दोनों भाषणबाज नेता हैं, ये दोनों भाषणबाज नेताओं ने लोकतंत्र की क्षति की है। डेमोगॉग हमेशा डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होता है और नुकसान पहुंचाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो क्षति करके गए थे, उस क्षति की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। और नरेंद्र मोदी जो करके गए हैं, अभी जा रहे हैं, चल रहा है उनका कार्यकाल, वो जो क्षति हो रही है उसकी तो अभी ऑडिटिंग नहीं हुई है, कितनी बड़े पैमाने की क्षति हुई है। क्यों? क्योंकि इन भाषणबाज नेताओं के निशाने पर, ये सब सत्ता में होते हैं या ये सत्ता के बाहर भी होते हैं, तो इनके निशाने पर हमेशा हाशिए के लोग होते हैं और हाशिए का लोकतंत्र होता है। आप उठा के देखिए, अटल जी के 6 साल के शासन में और नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में सबसे ज्यादा हमले किस पर हुए? एससी एसटी पर सबसे ज्यादा हमले हुए, मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, औरतों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, और गैंग रेप की सबसे अधिक घटनाएं इनके शासन में घटी। तो ये जो सो कॉल्ड डेमोगॉग लीडर होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे, ये लीडर डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। क्योंकि इनके निशाने पर डेमोक्रेसी होती है और खासतौर पर वो लोग होते हैं जो कि हाशिए के लोग हैं। और ये दोनों एक ही काम करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, लोगों को इमोशनली उन्मादित करना। आते ही यही कह के हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेमोक्रेसी को खाने के लिए आए। डेमोक्रेसी को ये बचाते नहीं है। एक और भी चीज है, डेमोक्रेसी में जनता प्रमुख है, नेता प्रमुख नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ये
हम सबके जेहन में उतार दिया है प्रोपेगेंडा करके कि डेमोक्रेसी में नेता प्रमुख है। और ये जो भाषणबाज नेता होते हैं, ये तो और भी ज्यादा कुशल होते हैं इस मामले में कि वे ये जेहन में उतार देते हैं कि नेता के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। इसलिए लोग कहते हैं मोदी का विकल्प क्या है। अरे, डेमोक्रेसी में नेता प्रमुख नहीं होता, डेमोक्रेसी में जनता प्रमुख होती है। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी को बार बार परिभाषित करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो भाषणबाज नेता आते हैं, ये लोगों के दिमाग से जनता प्रमुख होती है, ये धारणा हटा देते हैं और ये धारणा बिठा देते हैं कि नेता प्रमुख होते हैं। जो भाषणबाज नेता होते हैं, उनके लिए जनता गौड़ है और नेता प्रमुख है। और नेता तो वही है जिसको कि राज सत्ता का, जिसके पास में अधिकार हो। तो सबसे बढ़िया नेता कौन? जो सत्ता के शिखर पर बैठा हो, सत्ता का जिसे संरक्षण प्राप्त हो। एक और चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं मैं आपसे, विचार करके देखिएगा। जो जितने भी ये जो नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी टाइप जो भाषणबाज नेता होते हैं, इनकी खूबी ये होती है कि इनसे आप कोई भी चीज फ्री में हासिल नहीं कर सकते। हर चीज की वसूली करते हैं ये। आपको राशन बनवाना है, इनका एजेंट नीचे होगा, आप उसे 100 रुपए दीजिए, वो राशन बनवा के ले आएगा, आपका राशन कार्ड आपका आ जाएगा। आपका कोई भी काम, इनका नेता का नीचे कार्यकर्ता जो है वो दलाल की तरह काम करता नजर आएगा। भाषणबाज नेता का कोई भी, उससे कोई भी चीज आप फ्री में हासिल नहीं कर सकते। और इस दृष्टि से अगर देखें आप, तो भाषणबाज नेता हमेशा खलनायक होता है, नायक नहीं होता। लोगों ने कहा भी है, लिखा भी है, और हम देख भी रहे हैं। विभिन्न किस्म की जो जाति समूह हैं, उनके एक तरह से आ, उन्हें अधिकारहीन बनाने की एक तरह से कोशिश चल रही है। ये जो नया नागरिकता कानून है, क्या है ये एथनिक क्लीनर का काम करने वाला कानून है। कि एथनिक क्लीनिंग का काम करने वाला कानून। और ये जो डेमोगॉग लीडर होते हैं, इनके पास में किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी से पूछिए आप किसी समस्या का आप, उनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। वो कहते हैं हमेशा 2047 में समाधान होगा। अरे, वोट अभी दे रहे हैं, शासन अभी आप कर रहे हैं, समाधान 2047 में होगा, ये कौन सा तर्क हुआ? तो भाषणबाज नेता जो डेमोगॉग होते हैं, वे कभी भी किसी भी समस्या का समाधान पेश नहीं करते। वे कभी भी किसी अवधारणा को केंद्र में रख के बात नहीं करते। उनके यहां सिर्फ शब्दों का खेल चलता रहता है, और शब्दों के जरिए ही वो ठगते रहते हैं। और ये शब्दों के खेल के जरिए वे लोगों के बीच में अपने जनाधार का विकास करते हैं, अपने हितों का विकास करते हैं, और लोकतंत्र को बहुत गहरे जाके, लोकतंत्र के प्रति लोगों की निष्ठा को बहुत गहरे जाके क्षतिग्रस्त करते हैं। चार बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं जो कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का हिस्सा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाषणबाज नेता हैं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी एक तरह से कल्ट फिगर की तरह उन्होंने अपना विकास किया, तो वे एक तरह से जो आम लोगों में एक तरह से फैशन की तरह प्रदर्शन करते नजर आते हैं। आप उनकी डिजाइनर ड्रेस देखिए। तो पहला लक्षण है कि आम लोगों में अपना फैशन की तरह प्रदर्शन करना। दूसरा लक्षण है, अगर आप मोहन भागवत के
बयान को जो 10वीं को दिया है उसे ध्यान रखें, और नरेंद्र मोदी के भाषणों को ध्यान रखें, और आम लोगों के बीच में जो आरएसएस के लोग कैंपेन करते हैं उस सब बातों को ध्यान रखें, और मीडिया जो कैंपेन कर रहा है उसे ध्यान में रखें। तो दूसरा लक्षण है कि राजनीति किस पर निर्भर है? राजनीति ताकतवर लोगों पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है। तो दूसरा लक्षण है, जो डेमोगोग है लीडर, वो आपके जेहन में उतारता है कि राजनीति ताकतवर पर निर्भर है। और तीसरी उसकी विशेषता है, लाक्षणिक विशेषता है, कि वह अपने लोकप्रियता को और लोकप्रियता के साथ में जो उसका जनता के साथ संबंध बनता है, उन दोनों को वह तमाम किस्म के संकीर्ण और दक्षिणपंथी रुझानों के लिए, दृष्टिकोण के लिए मैनिपुलेट करता है, दुरुपयोग करता है। फोर्थ, जो सबसे खतरनाक चीज है, वो यह कि जो भी नियम बने हुए हैं, तयशुदा नियम बने हुए हैं, उन तयशुदा नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये चारों काम नरेंद्र मोदी ने बहुत सिस्टमेटिकली किए हैं। आखिर में ये इस एपिसोड के, जो भाषणबाज नेता होता है उसकी खूबी ये होती है, जो कि नरेंद्र मोदी की खूबी है, वो नियम, संस्थान और कानून, इनको तोड़ने की वो बार बार कोशिश करता है। और ये चीज अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यहां से अगर देखेंगे तो आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बुनियादी फर्क नजर आएगा। राहुल गांधी ये नियमों की बात कर रहे हैं कि संविधान के जो नियम है, संवैधानिक संस्थाओं के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार संवैधानिक संस्थाओं को चलने दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी इन सब पर एकदम बुलडोजर चलाए हुए हैं। तो भाषणबाज नेता ये डेमोगोग नरेंद्र मोदी से डेमोक्रेसी को सबसे अधिक खतरा है। आप भाषणबाज नेता के प्रेमी हैं तो आप तय मान लीजिए, आप भी लोकतंत्र के लिए मददगार नहीं साबित हो रहे। डेमोगोग लोकतंत्र के लिए जहर है, इससे बचा जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। थर्ड एपिसोड हम फिर कल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।